हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और वो भी चैप्टर वाइज देखेंगे। और चैप्टर वाइज में भी स्पेसिफिक संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, और यह एनालिसिस काफ़ी अच्छे तरीके से सटीक एनालिसिस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर आपके स्टेट के एग्ज़ाम जैसे एसआई का एग्ज़ाम हो गया, या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो भी क्लर्क ग्रेड के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम में यह महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसे होते हैं कि यही सब क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिए ताकि आपके जीएस में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जो आज का सेक्शन होगा वह सेक्शन होगा आधुनिक इतिहास का। ठीक है, इसके ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, यानी एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास, दो इतिहास को भी मैंने छोड़ दिया है। सबसे पहले आधुनिक इतिहास को कवर करूंगा, इसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करूंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करूंगा। इसके साथ साथ फ्रेंड, जैसे ही हिस्ट्री कवर हो जाए, इसका ज्योग्राफी वाला सेक्शन खत्म करूंगा। ज्योग्राफी सेक्शन खत्म होने के बाद फिर पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर करूंगा, फिर साइंस वाले तीनों सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कवर करूंगा, और कुछ मिसलेनियस प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं। इस बुक में कुल 1000 पेजेज हैं। ठीक है, 1000 पेजेज में आपको सारा कुछ कवर किया गया है जो जीएस में पूछे जाते हैं। तो यदि आप उसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सब टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय इतिहास का, वह यूरोपियन कंपनियाँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कुल प्रश्न है वर्ष 2006 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसमें पहले 2015 तक जो परीक्षाएं होती थी एसएससी की, वो होती थी ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के प्रश्न भी इंक्लूड किए गए हैं, और ऑनलाइन के भी प्रश्न 2015 से लेकर 20 तक का इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो भी कुछ आपको फैक्ट नया लगे उसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह 2016 का सारे क्वेश्चन हैं, ऑनलाइन जो एग्जाम हुई थी। तो सही सुमेलित करना है। तो बक्सर का युद्ध 1764 सही है। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध की बात करें हम तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और यह जो हुआ था वह सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन कवर कर दिए, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए? देखिए, भारत के साथ सर्वप्रथम जो व्यापार संबंध स्थापित किया था वो पुर्तगाली थे। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और उसका स्वागत के लिए राजा जमोरियन गए थे। ठीक है, उसी वक्त से यह रूट के बारे में पता चला था कि जो यूरोप है, यूरोप से एशिया आने का रास्ता पता चला था, यूरोप से भारत आने का रास्ता पता चला था। नेक्स्ट है 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। कब? 1498 में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट है बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था, तो फ्रेंड्स जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और इसमें जीता था वह अंग्रेज जीता था। ठीक है, तो बांडीवास का युद्ध जो इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह है जो वह पांडिचेरी है जो बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट है नील मसाला मलमल सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? देखिए, नील मसाला, मखमल और सूती वस्त्र, ये चारों जो ऑप्शन हैं इनमें से सबसे पहले जो यूरोपियों को प्रोत्साहित किया था भारतीय कारोबार के लिए वह था
मसाला, क्योंकि होता क्या था कि यहाँ से मसाला, भारत से मसाला जाता था यूरोप, ठीक है, और वह मसाला का इस्तेमाल किया जाता था जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पे जो मीट होती थी, मीट को प्रिजर्व रखने में। मसाला जब मीट में लगा दिया जाता था तो काफ़ी दिन तक वो मीट रहता था, ख़राब नहीं होता था, ठीक है। तो मसाला इसका राइट आंसर होगा। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो वह निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। यही निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने भारत पे प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में? एक तरफ था मीर कासिम, ठीक है, और मीर कासिम के साथ साथ इसका जो हेल्पर दो था वह था एक अवध का नवाब और एक था मुगल सम्राट। ये तीनों मिल करके एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल करके लड़े थे अंग्रेज से, ठीक है। और अंग्रेज का जो सेनापति था, जो नेतृत्व किया था, वह था हेक्टर मुनरो। तो यही प्रश्न पूछा जाता है। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार भारत में उपस्थित हुई थी वह 1608 ईस्वी में हुई थी। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? देखिए, अपने शासन के दौरान जो अंग्रेज हैं किसानों को, जो पंजाब के किसान थे उसे बोलते थे तुम गेहूँ उगाओ। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स बंगाल के किसान की, तो बंगाल के किसान को बोलते थे कि तुम जूट को उपजाओ। जबकि असम के किसानों की बात करें तो असम के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था चाय उगाने के लिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखेगा। जबकि मद्रास की बात करें तो मद्रास के जो किसान थे उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था चावल उगाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया, ठीक है। जो फ्रांसीसी थे उनका पहला कारखाना कहाँ था? तो सूरत में था। हम बात करें दूसरी कारखाना की, तो दूसरी कारखाना था मछलीपट्टनम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में जो डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशज को बुघेर कहा जाता है, बुघेर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। तो पुर्तगाली नेता था जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, ठीक है। तो ये तो प्रश्न थे हुए थे ऑनलाइन एग्जाम 2016 की, ठीक है। अब सारे प्रश्न को यहाँ पे समाहित कर दिया गया है। जैसे देखिए, वर्ष 2006 से 2015 तक के और वर्ष 2018 से 2017 से 2018 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसे हटा करके उसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है वह है फोर्ट विलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा फोर्ट विलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से, ऐसे मैं कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि आपको इसका आंसर पता है नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ठीक है, तो भारत में पहला अंग्रेजी जहाज जो आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन। चलिए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। कौन सा नाम का? हेक्टर नाम का, ठीक है। तथा हॉकिंस ही प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति थे जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था, ठीक है। अब देखिए, तो दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन ही उसी जहाज बेड़े में शामिल था जिसे हेक्टर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी है। देखिए, ऐसे वास्तविक में जहाज था वो था हेक्टर, हेक्टर नाम का जहाज आया था, ठीक है, हेक्टर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रेड ड्रैगन, क्योंकि रेड ड्रैगन भी इसी का पार्ट था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत का डच में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वह था मछलीपट्टनम में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मछलीपट्टनम, ठीक है। देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। भारत में डचों
का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम जो कि 1605 ईस्वी में था, और भारत में डचों की अन्य कोठियाँ जैसे पुलिकट 1610 ईस्वी में स्थापित की गई थी, सूरत जो कि 1616 में स्थापित की गई थी, ठीक है, बिमलीपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये सब क्या है, डचों का कोठी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो बंगाल में जो मुगलों द्वारा जो 2 जगह पर दिया गया था, ठीक है, एक था कासिम बाजार और एक था हुगली। ये 2 रीजन में मुगलों के द्वारा अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अनुमति दी गई थी कि आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, कासिम बाजार, और जो दूसरा हो जाएगा वह हुगली है, ठीक है। देखिए 1651 ईस्वी में मुगल द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। कहाँ कहाँ? तो कासिम बाजार और हुगली नदी, हुगली क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसी का कालानुक्रम है? तो अंग्रेज हैं जो कहाँ पे सबसे पहले अपना व्यापार स्थापित किए, उसका कालानुक्रम क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो अंग्रेज है वह सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया केंद्र, ठीक है। इसके बाद मद्रास में किया, फिर बम्बई में किया, फिर कलकत्ता में किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। देखिए सूरत की हम बात करें तो सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया अंग्रेजों ने अपना कारखाना, लेकिन मद्रास की बात करें तो 1639 में, बम्बई की बात करें तो 1687 ईस्वी में, कलकत्ता की बात करें तो 1698 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी फास्ट जा रहा है तो आप क्या कीजिए, थोड़ी वीडियो पॉज कर करके उन सारे फैक्ट को भी आप लिख लीजिए जो फैक्ट आपको नए लगे, ठीक है। आपको नए फैक्ट जैसे ही मिले उससे ज़रूर आपके नोटबुक में ऐड करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय बना? तो भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय बना है वह बना है गोवा, ठीक है। देखिए शुरू में था ना पुर्तगालियों का मुख्यालय, वह था कोचिन में, बाद में जाकर के उसे गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कोचिन को मुख्यालय बनाया गया, जो कि 1530 ईस्वी में निनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। मैं एक फैक्ट आपको और बताऊं, देखिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, और पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए भी, सबसे पहले भी आए और सबसे लास्ट में गए, ध्यान रखिएगा ये। और पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो वो गोवा में था, और गोवा को उन्होंने 1961 में छोड़ा, आज़ाद किया। सोच सकते हैं कि हमारी आज़ादी के कितने दिनों बाद है जो गोवा से पुर्तगाली लोग गए। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? सोच लीजिए, पूरा बम्बई उसे दहेज में मिला था। तो अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय जो है वह पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम कैथरीन था, उससे चार्ल्स द्वितीय को विवाह हुआ, और जो पुर्तगाली शासक था उसे बम्बई दहेज में दे दिया था। और बाद में चार्ल्स द्वितीय जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। और पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। कब किया? तो 1498 में किया। और उसका स्वागत के लिए कौन खड़े थे? तो उसका स्वागत के लिए राजा जमोरिन खड़ा थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने के लिए भारतीय राजा का नाम बताया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राजा जमोरिन, ठीक है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते का खोज वास्को डी गामा ने किया 1498 ईस्वी में, ठीक है, जो कि एक पुर्तगाली थे। चलिए, और भारत में सबसे पहले काली कट के तट पे आया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए, गोवा को आज़ाद करके। कब आज़ाद किए? तो 1961 में किए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी 1498 में उन्होंने आया और 1961 में गोवा को आज़ाद किया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर। देखिए पुर्तगाली तो आए,
लेकिन वास्तविक सत्ता का नींव है जो रखने का श्रेय जाता है वो अल्बुकर्क को जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क। ठीक है, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, वो जो फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर रहता है, और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, और इसने 1510 में गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। जो मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का, उस पर नियंत्रण कर लिया, और फारसी खाड़ी में हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। कौन? तो अल्बुकर्क। तो इसे एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, और वास्तविक संस्थापक का योगदान है जो जाता है वह जाता है अल्बुकर्क को, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए गए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? जो यहाँ से कालीकट के तट से जाते थे जो सूती कपड़े, वहाँ यूरोप में कहलाते थे, वह कहलाते थे कैलिको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कैलिको, कैलिको। चलिए, नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो देखिए, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके के साथ पुर्तगाली का एक भीषण युद्ध हुआ और उसमें वो मारा गया। ठीक है, देखिए गुजरात का शासक बहादुर शाह जो कि 1537 में गुजरात बंदरगाह के समय जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया। चलिए, नेक्स्ट है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में, मैंने आपको बता दिया, असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो चाय। तो इसका राइट आंसर चाय हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, बंगाल में जूट उगाने के लिए अंग्रेज बोलता था, असम में चाय उगाने के लिए बोलता था, संयुक्त प्रांत में गन्ना उगाने के लिए बोला जाता था, और मद्रास में चावल उगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने एक सेक्शन का सारा प्रश्न आपको करा दिए। ठीक है, अब नया सेक्शन आता है क्षेत्रीय राज्य। जैसे यूरोपीय आगमन का जो मैंने प्रश्न था वो सारे करा दिए, जो प्रश्न एसएससी में पूछे गए थे, और भी अदर एग्जाम में कई प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने कवर कर दिया। अब देखिए, कोई भी बुक उठाइए, आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएगा यदि आपने डिस्कशन अच्छे से सुना होगा और क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य, तो क्षेत्रीय राज्य, तो सबसे पहले जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 2016 से 18 के बीच में, उनके प्रश्न को देखते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसे नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया। मैंने आपको बताया कि देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, एक तरफ से सिराजुद्दौला था और एक तरफ से अंग्रेज था। ठीक है, देखिए एक छद्म युद्ध हुआ था, बस नाम का युद्ध हुआ था। ठीक ना, उसमें क्या था कि एक डील था मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में। मीर जाफर था जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, और सोच लीजिए जो युद्ध में जो सेनापति जा रहा है वह दुश्मन का आदमी है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि यह युद्ध तो हारना ही था। तो एक छद्म युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज इसमें विजयी होता है, और अंग्रेज विजय होने के बाद जो डील के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, वह 1757 का युद्ध था, वो प्लासी का युद्ध था। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव, जो कि बक्सर की युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसके तरफ से अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वह किया था हेक्टर मुनरो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है, हेक्टर मुनरो। तो देखिए, दोनों प्रश्न को आप कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान को खालिस्तान का शेर भी कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की जो राज्य थी उसकी राजधानी लाहौर थी। देखिए, यह थी प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। जब पूछोगे धार्मिक राजधानी, तो महाराजा रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वह थी अमृतसर। ध्यान रखिएगा, अमृतसर। चलिए, नेक्स्ट है,
सिख खालसा सेना किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो रंजीत सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी सिख खालसा सेना। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि अंतिम गुरु भी जिन्हें जाना जाता है वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, और इनका जन्म हुआ था वो हुआ था पटना साहिब में। ठीक है, पटना साहिब में। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली की बात करें तो पटना साहिब, जो कि समाधि स्थल है और नांदेड़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुजरात राज्य में सबसे पहले जो जजिया कर लागू करने वाला शासक था वह था अहमद शाह प्रथम। ठीक है, अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? देखिए, अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 में, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो ने शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। चार्ल्स मेटकॉफ। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने खालिस्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया। तो टीपू सुल्तान को तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित करता है। देखिए, मैं सब बता देता हूँ। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली जीतते हैं, अंग्रेज हारता है। ठीक है, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान जो है वह नेतृत्व को संभालता है और उसमें टीपू सुल्तान जो भी हार जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कुछ क्षेत्रों में टीपू सुल्तान जीतता है, कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज जीतते हैं। तो उसके बाद इसमें एक संधि हो जाती है और इसके बाद फिर से तृतीय आंग्ल मैसूर होता है, उसमें हैदर अली बुरी तरह उसकी पराजय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान है जो पराजित होता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित नहीं होता, बल्कि सिचुएशन 50-50 का होता है, यानी कि किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती है। कुछ क्षेत्र है जो टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के द्वारा कब्जा जाता है, और कुछ क्षेत्र है जो टीपू सुल्तान अंग्रेज वाले क्षेत्र को कब्जा लेते हैं। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हैदर अली। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? देखिए, टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसी में श्रीरंगपट्टनम के किला में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जब वह सहायक संधि पर साइन करने के लिए रेडी नहीं होता है, तैयार नहीं होता है तब। ठीक है, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो मैसूर पर अपना विजय प्राप्त कर लेता है। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो सिख गुरु हरकिशन के जो उत्तराधिकारी थे हुए थे गुरु तेज बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? देखिए, उस वक्त मराठा जो है काफ़ी शक्तिशाली प्रांत बना हुआ था, तो बंगाल के शासक अलीवर्दी खां है जो उड़ीसा का एक भाग है जो मराठों को दे देता है, ताकि उस पर वह आक्रमण न करे। नेक्स्ट है 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो 1905 के पहले ब्रिटिश भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत था वह था बंगाल। ठीक है, और 1905 में क्या किया गया था कि एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया था, जिसमें ईस्ट बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र थे और वेस्ट बंगाल जो क्षेत्र थे वह हिंदू बहुल क्षेत्र थे, और ईस्ट बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और यहीं से राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों को मिल जाता है, ब्रिटिश को मिल जाता है। किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो गुरु रामदास ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमृतसर की आधारशिला किसने रखी? तो गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, वह 1699 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। ठीक है, उसके आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। उनके द्वारा जो आरंभ हुआ था, पाहुल प्रणाली में जो दीक्षित होने वाले व्यक्ति थे उसे खालसा कहा जाता था। ठीक है, अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया था। देखिए जो सिख के लास्ट गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई। नेक्स्ट है अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया। तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया जाता है, गुरु हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट है सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के लिए एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। वो क्या किए, सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किए और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का भी निर्माण कराया था। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आ जाता है। पहला कि अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गुरु हरगोविंद सिंह जो कि सिख के छठे गुरु थे और इसका मेन मोटो क्या था, तो उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया भी और अमृतसर की रक्षा के लिए लोहगढ़ किले का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, तो तलवंडी जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, ननकाना साहिब में है। ठीक है, नेक्स्ट है बात करें उनके पिता के नाम, तो उनका पिता का नाम कालू मेहता था और माता का नाम तृप्ता देवी थी और इनका जन्म जो पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था और 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। इसका राइट आंसर थी तलवंडी, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद। क्योंकि पहले गुरु थे गुरु नानक, उसके बाद सेकंड थे वही तो उत्तराधिकारी होंगे, तो गुरु अंगद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जो 1539 से 1552 तक सिख के दूसरे गुरु रहे और इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। खादुर में इन्होंने गुरु गद्दी भी बनाई थी। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, तो वह सिख गुरु थे जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, वह गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, सिख गुरु के 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की 1604 ईस्वी में, यही पूछा जाता है। और इनको मृत्यु दंड दिया गया 1606 में, यही पूछा जाता है कौन दिया था, तो जहांगीर दिया था। ठीक है, इनको मृत्यु दंड और किस लिए दिया था, तो खुसरो को समर्थन देने के कारण, ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सिखों का अंतिम गुरु निम्न से कौन था, तो अंतिम और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रणजीत सिंह की अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उन्होंने धार्मिक राजधानी कहा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो वह थी अमृतसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहे राजनीतिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो हो जाएगा लाहौर। जबकि रिलीजियस कैपिटल की बात करें, धार्मिक राजधानी की बात की जाए, तो हो जाएगा वह अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट है राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी, तो महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था वह जमान शाह के द्वारा दिया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा जमान शाह। देखिए जमान शाह था कौन, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसको एक्सप्लेन करके। देखिए 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे निकलवाकर उनके पास भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की और राजा की उपाधि उसे जमान शाह ने प्रदान की। ठीक है, जमान शाह। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान से जो स्वागत किया था वह था विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। देखिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वह था मोहम्मद शाह। ठीक है,
नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। देखिए, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। ठीक है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो वह था करनाल का युद्ध। मैंने आपको भी बताया, करनाल का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वह था सादत खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा सादत खां। देखिए, थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। एक उधर अंग्रेज थे और एक नीचे मराठा था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्वी में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1780 से लेकर के 1784 तक चला। तो उस वक्त गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वारेन हेस्टिंगस। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। इसके पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? देखिए, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, हम बात करें अलीवर्दी खां जो था, अलीवर्दी खां का नाती ही था, वह था सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां का नाती था वह सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तथाकथित काल कोठरी त्रासदी है, उसके अंतर्गत 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। यही इसका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, और इसी घटना के बाद है जो प्लासी का ये बैकग्राउंड, यही घटना बनता है प्लासी के युद्ध का। ब्लैक होल त्रासदी, काल कोठरी त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटा था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला के साथ उसी का सेनापति था मीर जाफर, उसने विश्वासघात किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मीर जाफर। एक छद्म युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें पहले से ही पता था कि जो जीत होगी वह हो जाएगी ब्रिटिश की, क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति ही उसके साथ मिला हुआ था और उनके साथ एक डील हो गई थी, यदि सिराजुद्दौला हारता है तो बंगाल का नवाब तुम्हें बना दूंगा, यानी मीर जाफर को बना दूंगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। क्योंकि हम बात करें बक्सर के समय बंगाल का नवाब, तो बक्सर के समय जो बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफर। मीर कासिम अब मत कहिएगा, मीर कासिम को फिर से उसे हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर अंग्रेज मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना देता है। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुई? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्लासी का युद्ध जो है वह एक तरफ से था वो सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ से था लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम बात करें इसकी डेट की तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। ठीक है, और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना था। कितने दिन बाद? तो मात्र 7 दिन बाद, 30 जून को इसका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से, यानी कि 1849 में ब्रिटिश ने जो पंजाब को मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1849। ठीक है। नेक्स्ट है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष है जो गोवा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोवा। ठीक है। देखिए गोवा में तो अवशेष प्राप्त होते ही होते हैं, उसके साथ साथ कोचीन से भी प्राप्त होते हैं, परंतु ज़्यादा व्यापक कहाँ है? तो गोवा में है, तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया? तो बांडीवास का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया था। हम बात करें बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और फ्रांसीसियों का भाग का पत्ता है जो भारत से इसी युद्ध के बाद कट गया था और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया था। यहाँ पे दो फैक्ट हुआ था, अंग्रेजी शासन का सूर्योदय और यहाँ पे फ्रांसीसियों का पत्ता कट गया था बांडीवास के युद्ध के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो बांडीवास का युद्ध, इसके बाद फ्रांसीसी कहाँ से पतन ही हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तीसरा सेक्शन है वह है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, इसके प्रश्न हम करा देते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, जो भी कुछ नए फैक्ट लगे उसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF डाउनलोड करें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें कुल 1000 से ज़्यादा पेजेज हैं और सारे क्वेश्चंस को उस PDF में कवर किए गए, तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, वह है ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 2018 वाला प्रश्न। ठीक है, 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। यहाँ से 3 क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1828 में हुई। ठीक है। ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध है जो आत्मसम्मान आंदोलन से है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में। जबकि हम बात करें 1897 में इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, जबकि इनका बचपन का नाम बात करते हैं तो नरेंद्र नाथ दत्त था। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन 1893 में हुआ, जबकि इसकी स्थापना 1828 में, सॉरी ये तो 1878 में होता है। ठीक है, ये 1828 में तो ब्रह्म समाज का स्थापना होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि आर्य समाज का विभाजन 1893 में हो जाता है। किस पक्ष को लेकर के? तो एक पक्ष बोलता है कि अंग्रेजी शिक्षा इंक्लूड किया जाए, और दूसरा जो पक्ष था बोलता था नहीं, हिंदी शिक्षा ही बच्चों को दिया जाए, हिंदी और ट्रेडिशनल शिक्षा ही दिया जाए। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? तो 1897 में। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्य शोधक समाज है जो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब की गई? तो 1873 में। नेक्स्ट है एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर ही शिक्षा है। यह जो है मूल मंत्र, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर ही शिक्षा है, वह श्री नारायण गुरु के द्वारा बोला गया। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट है पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो पश्चिमी शिक्षा को वो एक्सेप्ट करते थे, वे थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्योंकि हम बात करें जो आर्य समाज की, तो आर्य समाज में जिनके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, वह चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा का समावेशन भारतीय शिक्षा में नहीं हो, बल्कि जो भारतीय शिक्षा हैं उनमें रिफॉर्म किए जाए, उनमें सुधार किए जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न शिक्षा को अपना लिया जाए। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक तो मैडम ब्लावेत्स्की।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेत्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में किया जाता है। और वह कहाँ किया जाता है? तो न्यूयॉर्क में किया जाता है। ठीक है, तो 1875 यानी 4 साल बाद 1879 में कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लावेट्स्की हैं जो भारत आते हैं और मद्रास में अडियार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाते हैं। ठीक है, हम बात करें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, ये है एशियाटिक सोसाइटी, वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1880 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत के सामाजिक और धार्मिक में सक्रियता जुड़ा नहीं थे? तो देखिए, राजा राम मोहन राय भारत के धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार में बहुत सक्रिय रूप से तो थे ही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बिल्कुल थे, ज्योतिबा फुले भी थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जो इतने सक्रिय रूप से सामाजिक और धार्मिक सुधार में जुड़े नहीं थे। शारदा अधिनियम का संबंध है तो बाल विवाह से, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारदा अधिनियम इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, बहावी आंदोलन अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अलीगढ़ में स्थित जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है उसके कुलपति थे हकीम अजमल खां, पहले कुलपति। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ किया? तो वो करते हैं बम्बई में। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने वहाँ पे 1878 ईस्वी बोल दिया था, नहीं, आर्य समाज की जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ है? तो बम्बई में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। स्थापना होता है बम्बई में, लेकिन 2 साल बाद इसका मुख्यालय लाहौर बनाया जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांत की स्थापना करते हैं और इनके विचार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। इन्होंने हिंदू को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी। और देखिए जो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी वह मुंबई में हुई थी और 2 साल बाद इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4-5 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक। देखिए यहाँ पे आर्य समाज पूछा है, तो आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सॉरी ये ब्रह्म समाज ना, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे, वे थे दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। वेदों की ओर लौटो। देखिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्योंकि बात करें तो स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती हैं जो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। जबकि बात करें हम 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। देखिए अब थोड़ा मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचलन हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों के लौटो का नारा दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विवेकानंद ने। कब किया? तो 1897 में किया। ठीक है, कहाँ किया? तो कलकत्ता के समीप बराहनगर में, ये भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता के समीप बराहनगर। उसके बाद उसे बेलूर कलकत्ता में इस मिशन की स्थापना किया। पहले कहाँ किया था? तो बराहनगर कलकत्ता में, बाद में बेलूर कलकत्ता में इस मिशन की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो विवेकानंद ने। सेम क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत की अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 से बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अब देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण भूमिका है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार है जो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना, तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, 1937 वर्धा योजना कब आया था? तो 1937 में आया था, इसमें प्रस्तुत किया था। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े हुए थे, और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत देखिए, जो वर्धा योजना है उसके अंतर्गत क्या था कि विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, जो आपका उसका लोकल लैंग्वेज है उसी में उसका अध्ययन होता था 7वीं तक। और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य करना था। यानी कि इसमें क्या था कि जो ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह से ट्रेंड करना है ताकि उनकी पढ़ाई है जो MSME में यूज हो सके, लघु एवं कुटीर उद्योग में उसकी पढ़ाई यूज हो सके और वह कमाने योग्य हो जाए। ठीक है, अलीगढ़ का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ का संस्थापक था सर सैयद अहमद खां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खां। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। देखिए, पहले यह यूनिवर्सिटी नहीं था, पहले एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल था। ठीक है, जिसके बाद में वर्ष 1920 बाद में इसे एक अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो कि वर्ष 1920 में, ध्यान रखिएगा। जब वहाँ पे अंग्रेज तुष्टिकरण की नीति अपनाया था उसी वक्त ऐसा काम किया था। ठीक है, और अंग्रेज के सपोर्ट से बना था। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के नए पैगंबर किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के नए पैगंबर हैं जो कहा जाता है, वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद, नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, और नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो आप सभी से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नए भारत का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, ये सारा कुछ उन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक है जो माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज। देखिए यहाँ पे आर्य समाज नहीं है, ब्रह्म समाज। आर्य समाज का संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वह है राजा राम मोहन राय, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में हुआ था, क्योंकि 2 साल बाद 1870 में इसका मुख्यालय है जो लाहौर बना दिया गया था। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। और देखिए ये भी चीज़, यह बहुदेववाद का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद में। ठीक है, यह बहुदेववाद का विरोध करते थे, ये आप ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे हुए थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखिए 1876 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। लेकिन करता कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग जी करते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ महादेव गोविंद रानडे भी होते हैं। और प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है जाति पाति का विरोध करना, पुरुषों और स्त्रियों का विवाह की आयु में वृद्धि, और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा, ये सभी चीज़ों पर है जो प्रार्थना समाज फोकस करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया था? तो राजा राम मोहन राय जो है एक ऐतिहासिक आंदोलन है
जो सती प्रथा के विरुद्ध किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सती प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए आर्य समाज, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बे समाज हो जाएगा वह केशव चंद्र सेन हो जाएगा, और के श्री धरालू नायडू, और प्रार्थना समाज हो जाएगा वह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। फिर से बोल देता हूँ, आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज हो जाएगा वह हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन और सिक्के धरालू नायडू, और प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग। इसे आप मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स जी के द्वारा शुरू किया जाता है। देखिए विलियम जोन्स द्वारा 1874 ईस्वी में, यानी जो हेस्टिंगस के समय, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? देखिए ध्यान रखिए, प्राथमिक एवं माध्यमिक, तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर सबसे पहले जो चार्ल्स वुड आयोग है जो फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स वुड आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय का आशय। देखिए सर्वोदय का आशय होता है सबका उदय, सबका उत्थान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोदय। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के अनुसार जो सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबका उत्थान, और सर्वोदय की अवधारणा है जो महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक द लास्ट से ग्रहण किया था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया गया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? सबसे पहले तो ब्रह्म समाज। ठीक है, जो क्या था आपका, सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में थे, वह थे ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की, जिसमें मानव अधिकार एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, देखिए यहाँ पे देखिए गुलामगिरी किसने लिखा? तो ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी एवं अवसरवादी धर्मग्रंथों में निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले के द्वारा कब? तो 1873 में। और इस मेन मोटो का क्या था? तो मोटो था कि मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल देना। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक तो वह थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? क्योंकि जो विधवाएं थी उनके लिए शारदा सदन जो स्कूल की स्थापना थी वह शुरू किया गया था, वह पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर भी होगा। देखिए औपनिवेशिक समय भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने की। कहाँ किया? तो मुंबई में किया उन्होंने, पंडिता रमाबाई ने मुंबई में किया। ठीक है, चलिए अब नया टॉपिक देखते हैं हम लोग। जो चौथा टॉपिक है वह है उपनाम, कथन और पुस्तकें। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर आते हैं और कई एग्जाम में कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे देखिए ऑनलाइन परीक्षा जो हुआ था वो 2016 से 2018 के बीच में, उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे संग्रह किया गया है। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था वह थी मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो उडंट मार्तंड। ठीक है, लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान और अबुदब्य। लीडर, कॉमरेड और हिंदुस्तान और अबुदय। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं था? लीडर था, हिंदुस्तान भी था, अबुदय भी था। कॉमरेड था जो मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कॉमरेड। नेक्स्ट 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? तो 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र है जो करसन दास मुलजी के द्वारा गुजराती में इसका प्रकाशन किया गया। करसन दास मुलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। तो भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक।
तो एन इंट्रोडक्शन, एन है ना, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक भगत सिंह थे, ध्यान रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द मदरलैंड, ठीक है। और भगत सिंह ही है जो नौजवान सभा की स्थापना किए थे, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो मराठी अखबार केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है वह लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा। एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक, तो एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जाता है जब चंपारण सत्याग्रह में वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो और बात करें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पत्रिका है और उसके संपादक हैं, ठीक है, आपको सही सम्मिलित करना है। देखिए वंदे मातरम अरविंद घोष सही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त और संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पॉल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? तो कथन एम.के. गांधी का है, महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था, और भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना भी किया था, ठीक है, नौजवान सभा। देखिए वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो वंदे मातरम गीत है जो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, और आनंद मठ के रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम के भी रचयिता हैं जो कौन जाएंगे? तो वह जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब हम देखते हैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वो वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो वह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिस उनके भाषण जो काफ़ी प्रसिद्ध भाषण है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, इसी भाषण का यह अंश है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया था। और यह भाषण है जो दिया गया था वह 14 अगस्त 1947 की रात को दिया गया था, जिसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बी डी सावरकर। इसका राइट आंसर होगा डी बी डी सावरकर। नेक्स्ट किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो एम.के. गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। चलिए नेक्स्ट है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, यह प्रसिद्ध कथन। नेक्स्ट किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो सत्य है जो परम तत्व है और वह ईश्वर भी है, गांधी जी के द्वारा बोला गया था, एम.के. गांधी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। यानी कि यदि आपका गोल प्योर है, ठीक है, गोल आपका प्योर है, लक्ष्य आपका प्योर है, तो साधन उसको पाने का जो साधन होना चाहिए वो भी प्योर होना चाहिए। यदि साधन ही इम्प्योर हो जाए, असत्य हो जाए, तो फिर लक्ष्य आपका प्योर नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जो आपका गोल है वो प्योर गोल है, तो प्योर गोल पाने के लिए आपको प्योर रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, तभी आप गोल प्राप्त कीजिएगा, एज पर गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा था कि सत्य के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य ईश्वर भी नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के। मैं अन्य किसी भी भक्ति नहीं करता, मैं अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूँ, बस सिर्फ सत्य का अनुशासन मानता हूँ, ठीक है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को, और इनका कंट्रीब्यूशन, जिस तरह से बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन जर्मनी के एकीकरण में है, उसी तरह से भारत जो कि 565 रियासत में बटा हुआ था, उसको एकत्रित करने में, इंटीग्रेटेड करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल अहम है। इसी चलते इन्हें
का बिस्मार्क भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष जो कांग्रेसी नेता थे वे थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी से 10-12 प्रश्न जो लगातार पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको यहीं पे कवर कर देता हूँ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल, कौन सा दल ये भी पूछता है, उदारवादी दल, लिबरल दल से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने गए। कहाँ में? तो हाउस ऑफ कॉमन, यही पूछता है कौन से हाउस में सदस्य चुने गए, तो हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए। किस दल से चुने गए? तो उदारवादी दल से चुने गए। कब चुने गए? तो 1892 में चुने गए। इन्हें क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। देखिए, राष्ट्रीय आय सबसे पहले भारत में इन्होंने ही कैलकुलेट किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दो चीज़ का स्थापना करते हैं, रहनुमाई मजदयासन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1867 से 1868 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी तीसरा इनका जो पुस्तक है, तो आपका ये दोनों संगठन था, रहनुमाई मजदयासन सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो ये तो दो क्या थे? एसोसिएशन थे, संगठन थे। जबकि इनकी पुस्तक एक है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जिस पुस्तक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे है जो है अंग्रेज हैं जो भारत के धन को अंग्रेज ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है धन का अपवाहन, का मतलब होता है कि भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। अब देखिए सारे प्रश्न आपको लग जाएंगे। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वह दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादाजी के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले भारत का पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले भारतीय थे वे थे दादा भाई नौरोजी, जो लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल से हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने गए। ठीक है, चलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया जाता है वह दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी था वह दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, आपको मिलाना है सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी अब्दुल खान गफ्फार खां को। ठीक है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत का लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, वह हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 3 और डी का होगा 2। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए का 5, डी का 2 और बी का 3। बात करें हम सी का, जो महामना था, तो महामना जो कहा जाता है वह कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, महामना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को माना जाता है क्या? तो दार्शनिक अराजकतावादी, उन्होंने खुद को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा। ठीक है, और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता था? तो गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उनके आदर्श राज्य के राजनीतिक शक्ति में नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो, वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। ठीक है, तो राज्य जैसे कंसेप्ट पर विश्वास नहीं रखते थे, इसी चलते उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है।
जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? वह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। ठीक है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ठीक है, तो वह विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने बोल दिया था क्लियर, डू और डाई, करो या फिर मरो का नारा उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। ठीक है, जो कि आपका 8 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन में जो बड़े नेता होते थे, फ्रंट लीडर जो थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और यह आंदोलन नेतृत्वहीन, यानी इसमें कोई नेता नहीं होता है बल्कि जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जगत सी, भगत सिंह। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था, जो कि आर्य समाज के संस्थापक में, आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। ठीक है। तो बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए 1828 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो केसरी का जो संस्थापक और संपादक थे लोकमान्य तिलक। ठीक है। देखिए, इनका दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, एक केसरी है और एक मराठा है, जो बम्बई से प्रकाशित किए जाते थे। और ये मराठी भाषी में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर, देखिए संपादक कौन थे केसरी के? तो केलकर, और मराठा के संपादक थे हुए थे आगरकर। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादक तिलक जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो केसरी था वह मराठी भाषा में इसे लाया जाता था, जबकि बात करें हम मराठा, तो मराठा का जो लैंग्वेज था वह था इंग्लिश। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन था वह था चार्ल्स विल्किंसन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो भगवत गीता का अनुवाद किया। ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंसन था। भगवत गीता का अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंसन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संगठन था जिसके अंतर्गत भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जा रहा था। ठीक है, संस्कृत से इंग्लिश। तो भगवत गीता का जो ट्रांसफर इंग्लिश में, ट्रांसलेट इंग्लिश में जो किया गया था वह चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है की रचना किसने किया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए, सर सैयद अहमद खां, तो अलीगढ़ की स्थापना। ठीक है ना। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, तो हो जाएगा आर्य समाज। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। ठीक है। देखिए, ब्रह्म समाज के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, लेकिन इनके बाद केशव चंद्र सेन जी के द्वारा भी ब्रह्म समाज में काफ़ी रिफॉर्मेटिव चेंजेस लाया जाता है। जैसे कि ब्रह्म समाज को काफ़ी इंटेंसिफाइड उन्होंने किया, बहुत सारी एरिया में फैलाया, तो इनका श्रेय भी जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना में। तो जो ऑप्शन के अनुसार तो आपको यही लगेगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देख लीजिए, सी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी के द्वारा नवजीवन किया गया था, बिल्कुल। यंग इंडिया भी किया गया है, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा किया गया है। हिंद स्वराज भी गांधी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा। हरिजन नामक पत्रिका भी है जो इनके द्वारा चलाया गया, हरिजन नामक पत्रिका भी। ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा समाचार, अन्य प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। ठीक है, पहले अल हिलाल की स्थापना की, लेकिन सरकार के द्वारा सब बैन लगा दिया गया। तो फिर इन्होंने अल बलाग किया। तो अल बलाग उन्होंने कब किया? तो अल बलाग उन्होंने 1915 ईस्वी में किया, अल हिलाल 1912 में और अल बलाग 1915 में। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। 1896-97 में क्या उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र की जनता तुम लोग कर मत दो, तो इसी दौरान जनता इन्हें लोकमान्य की उपाधि देता है। इनका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, प्रसिद्ध कथन है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, होम रूल का आंदोलन गलत, 1908 के कारावास गलत, क्रांतिकारी आंदोलन गलत, स्वदेशी आंदोलन गलत, बल्कि यह हो जाएगा 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग कर मत दीजिए। इसी दौरान उनको वहाँ की जनता है जो लोकमान्य की उपाधि दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूँगा, यह नारा लोकमान्य तिलक का है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वही सेम। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तिलक को समझा जाता है। और कौन बोला था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अपनी पुस्तक द इंडिया अनरेस्ट में। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता था वह खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। ठीक है, और देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि दिया गया। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। नेक्स्ट है लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेडी विथ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। यह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में जो लोग घायल हुए थे सैनिक, उनकी सेवा करने के लिए एक संगठित प्रयास था लेडी विथ लैम्प। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो हरिजन है, हिंद स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी है, द होली फैमिली यह नहीं है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज की रचना की। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है वह पश्चिमी भारत में वह गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, लोकहितवादी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। निम्न में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुरुआत किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत का शुरुआत है जो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये होगा बहिष्कृत भारत, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था
अस्पृश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक तो बी आर अम्बेडकर, जबकि जो बहिष्कृत भारत जो कि मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था तो उसका शुरुआत बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? तो द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो सर सैयद अहमद खान जी का पुस्तक है, एक समाचार पत्र है, पुस्तक नहीं। देखिए, सर सैयद अहमद खान क्या थे? एक हिंदुस्तानी शिक्षक थे एवं नेता थे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था, वह था यंग इंडिया। ठीक है, जो 1933 तक उन्होंने संपादित किया। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद है जो मधुसूदन दत्त जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऐसे नील दर्पण है जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। कहता, ब्रिटिश इंडिया बगान मालिकों ने अत्याचार का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो नील दर्पण है जो लिखा गया वह दीनबंधु मित्र जी के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता? तो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं वह हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी पुस्तक आनंद मठ से यह कविता लिया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि सबसे पहले जो आनंद मठ से जो लिया गया था वंदे मातरम, इसे कहाँ गया तो कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में, उसी में इसे गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता है जो रहमत उल्लाह एम सयानी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका नाम था भारत भाग्य विधाता। और हम बात करें जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गान के रचयिता है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का फेमस पुस्तक है गीतांजलि, और उसी का पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ और वह इतना फेमस हुआ कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और जो गीतांजलि है बेसिकली उसमें पोएम का कलेक्शन है, गीतों का कलेक्शन है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, तो कविताओं का संग्रह है, पोएम का संग्रह है। ठीक है, अब देखिए नया नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है क्रांतिकारी गतिविधि। चलिए, तो इसे भी हम लोग खत्म करते हैं क्रांतिकारी गतिविधि को। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे काम की चीज़ें आपको भी कवर हो जा रही हैं। जो भी चीज़ आपको लगे कि समय में नहीं जानता हूँ तो उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। देखिए, वीडियो देखिए एक बार में इसका जो सारा आउटपुट है आप उसे ले लीजिए। थोड़े बहुत आउटपुट बचे तो दोबारा देखने के बाद इससे तीसरी बार देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आपका नोट्स ही काम करेगा। जो आप इस वीडियो के माध्यम से 2 घंटे में देख रहे हैं वो अपने नोट्स के माध्यम से 20 मिनट में देख लेंगे। तो सोचिए कि आपका कितना टाइम सेव होगा। ठीक है, और भी यदि आपके मन में कुछ सुझाव भी देने का मन है तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस सुझाव को माना जाएगा। ठीक है, आप उसमें क्या रिफॉर्म चाहते हैं, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसे सुधार करने की जरूरत है, आप बोलिए, उसे किया जाएगा। चलिए, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खांसी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो राजा भारमल को हटाने के बाद है जो कच्छ विद्रोह होता है, ध्यान रखिएगा, कच्छ विद्रोह। तो इसका राइट आंसर कच्छ होगा। सूरत विद्रोह नहीं, खांसी विद्रोह नहीं, भील विद्रोह नहीं, कच्छ विद्रोह हुआ था राजा भारमल को हटाने पर। नेक्स्ट है, कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पवना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था? कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह। तो रंपा आंदोलन है जिसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था।
ठीक है। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और बघेरा विद्रोह। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, चुआर विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन बघेरा विद्रोह है जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेरा विद्रोह। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों को किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों को वंदे मातरम आंदोलन का नाम जाना जाता था। ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कामागाटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सोहन सिंह भाखना। देखिए मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ठीक है, सही है। और इसके नेता थे वे थे बिरसा मुंडा। ठीक है। बेल्लोर विद्रोह 1806 सही है। संथाल विद्रोह 1855 भी सही है। ठीक है। और संथाल विद्रोह के नेता थे वो थे सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे, भैरव थे। 4 नेता थे, चारों भाई थे। लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाखना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो बाबा गुरदीप सिंह का संबंध जो गदर पार्टी से नहीं है। बाकी सभी लोग का, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाखना का संबंध गदर पार्टी से है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत का स्थापना किसने किया? तो बी डी सावरकर ने किया। कौन सा गुप्त संस्था था? अभिनव भारत। कब था? तो 1904 में हुआ था। यह क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी जिसकी शुरुआत बी डी सावरकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। अंग्रेजी द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? जतिन दास को नहीं, यह जो क्या किए थे, जेल में ही भूख हड़ताल कर दिए थे और भूख के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पना दत्त, ये दोनों हैं जो ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा घेर लिए गए थे और खुद अपने आप को गोली मार लिए। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, ये तीनों को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया? तो आनंद मठ है जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और आनंद मठ का ही एक पोएम है वंदे मातरम, जिसे भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कंसिडर किया गया, माना गया। और इसका गायन सबसे पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। और साथ ही साथ इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछे बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है, तो आनंद मठ को। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो बंगाल के सन्यासी विद्रोह का उसमें उल्लेख है। ठीक है, जो कि 1806 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था, मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? वह था तेलंगाना आंदोलन। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन में देखा गया था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालीन कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी, ध्यान रखिएगा। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अरविंद घोष वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, निम्न व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरैली के द्वारा इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, नेशनल रिवोल्ट था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना देखिए पहले 1904 में मित्र मेला नाम के एक संगठन से इसकी शुरुआत होती है, जिसके बाद में अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जिसकी स्थापना किया जाता है डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए गए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। तो अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा था मांडले जेल में। ठीक है, मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल में इन्हें भेजा जाता है और वहीं पे इन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है कि कितने वर्ष का उनको जेल होता है, तो 6 वर्ष का। और किसके लिए इन्हें जेल रखा जाता है, तो राजद्रोह का मुकदमा चलता है इन पे। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र मामला है वह भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सॉन्डर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई। 23 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा डेट। किसके लिए, तो 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सॉन्डर्स की हत्या के कृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया, तो 23 मार्च 1931 को। इसका राइट आंसर बी होगा। नौजवान सभा किसने स्थापित की थी, तो नौजवान सभा है जो सरदार भगत सिंह के द्वारा शुरुआत इनकी की गई थी। ठीक है, 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की है और इनके सहयोगी थे छबिल दास और यशपाल, यही भी शामिल थे नौजवान सभा, भारतीय नौजवान सभा की स्थापना में। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की, तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया। नेक्स्ट है हरदयाल का एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, तो हरदयाल जी का संबंध वह गदर आंदोलन से है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, तो लाला हरदयाल है। नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो गदर पार्टी का मुख्यालय यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में है। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा था उराव जनजाति। ठीक है, उराव। देखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत है जो प्रथम इस विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर यानी तत्कालीन झारखंड में हुई थी। ठीक है, और अभी यहाँ पे बिहार लिखा हुआ लेकिन झारखंड हो जाएगा। इस आंदोलन को उराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत जो महिला थी इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। कौन कौन, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत के द्वारा। ठीक है, और विद्रोह हुआ क्यों था, तो लगान की दरों में ऊंची वृद्धि के कारण चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया। ठीक है, तो मैंने बताया कि देखिए ताना भगत आंदोलन है जो उराव जनजाति से संबंधित है और इसके मुख्य नेता जो हैं वह बलराम भगत, जतरा भगत और देवमेनिया भगत। ठीक है, और क्यों हुआ तो लगान की दरों में ऊंची वृद्धि के कारण, चौकीदारी कर में वृद्धि के कारण हुआ। ठीक है, 1857 की क्रांति देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। 1857 के कुछ क्वेश्चन है उसे कर करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे और चाहेंगे कि इसे 2 से 3 वीडियो में कवर करके और भारत का आधुनिक इतिहास खत्म कर दिया जाए और बाकी के सेक्शंस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 1854, 1856, 1857, 1858 में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दिया गया, तो 1856 से बोल दिया गया कि देखिए जो भारतीय सैनिक है वो समुद्र यात्रा भी करेंगे। लेकिन जो हिंदू धर्म में ऐसा जो नियम था कि जो समुद्र के पार चला जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसी कारण जो सैनिक है वो बाहर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाई फोर्स एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसमें अनिवार्य कर दिया कि जो सैनिक है भारत के वो समुद्र यात्रा अनिवार्य रूप से करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 1856 में यह बाध्यता ले आई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो 1824 में बर्मा ये लोग गए ही नहीं थे। भारतीय सैनिक बोले थे कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा इसलिए हम जाएंगे नहीं। तो
1856 में ऐसा एक्ट पारित कर दिया गया कि जो भी सिपाही रहेंगे उन्हें समुद्र पार करना अनिवार्य है, यदि ज़रूरत पड़े। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई और उन्हें कब मारा गया? तो उनकी हार होती है, वह होती है ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में। और वो कब होती है हार? तो जून 1858 को। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो बैरकपुर में। वह 34वीं रेजिमेंट थी, उसी में मंगल पांडे एक सिपाही थे। और 1857 के विद्रोह में सबसे पहला व्यक्ति जिन्हें फांसी हुई हुआ थे मंगल पांडे। ठीक है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी गई वह बी डी सावरकर के द्वारा दी गई। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बहुत थोड़े ही प्रश्न बचे हैं, इसे कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो कि उसमें बाकी के बचे सेक्शंस को कवर किए जाएंगे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ? तो बैरकपुर में। देखिए इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट, कहाँ? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह किया, या फिर विद्रोह के लिए साथियों का आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग, ध्यान रखिएगा, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और फिर 34वीं जो रेजिमेंट थी उसे भंग कर दिया गया। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह है जो सिपाहियों ने शुरू किया था। इसका मूल कारण क्या था? तत्कालीन कारण था यही कि जो कार्टिलेज था, तो कार्टिलेज में है जो सूअर और गाय का चर्बी मिला दिया जाता था, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुरा लगा। ठीक है, इसी कारण विद्रोह हुआ, यह तत्कालीन कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। देखिए तो 1857 के विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था वो सीधे ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर पावर चला गया। चलिए नेक्स्ट है बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था, ध्यान रखिएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी था। 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों में से कहाँ पर हुआ था और उनका सही क्रम बताइए, यानी सबसे पहले कहाँ कहाँ हुआ था? ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कहाँ हुआ था, तो बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर बाद मेरठ में हुआ, मेरठ के बाद वो लोग कहाँ गए? दिल्ली गए, दिल्ली के बाद झांसी गए। तो 4, 2, 3, 1 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा, फिर मेरठ के सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया और वो लोग सीधे दिल्ली गए और फिर दिल्ली विद्रोह फैला। और दिल्ली के बाद पूरे भारत में यह विद्रोह जो भी कुछ क्षेत्र थे लिमिटेड क्षेत्र में फैले, पूरे भारत में तो फैला ही नहीं था, जिससे नॉर्थ इंडिया में फैला था। ठीक है, तो सारे क्षेत्र में फैल गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का नाम धोधू पंत है, भी ध्यान रखिएगा, धोधू पंत। ठीक है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? धोधू पंत। आ ही गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभु सत्ता किस वर्ष प्राप्त की? तो 1858 से। 1 नवंबर 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को नल एंड वाइड कर दिया जाता है और सारा कुछ इंडिया है जो ब्रिटिश ताज के अंदर आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? तो 1 नवंबर 1858 को। रानी आती है, कहाँ आती है? तो इलाहाबाद में आती है। ठीक है, उस वक्त हैं जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, भी ध्यान रखिएगा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो वह इलाहाबाद में घोषित किया गया था। ठीक है, सरकार का कंपनी से सम्राट
को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद से। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क, कहाँ मिंटो पार्क में पढ़े गया महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, हस्तांतरण। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तांता टोपे लिए थे, टिप्पू सुल्तान नहीं लिया था। ये आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ा था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और नाना साहेब भाग लिए थे कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से पार्टिसिपेट की थी। तो टिप्पू सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। नाना साहेब हैं, मंगल पांडे भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई ये भी है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? तो वह था सिपाहियों का विद्रोह 1857 वाला। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया आती है, उसका फरमान आता है और वह सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहाँ? तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो अब नया जो सेक्शन के क्वेश्चन होंगे वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी के सेक्शंस को आगे कवर किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके मन में जो भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है इस वीडियो में वो आप कमेंट कीजिए। जो भी कुछ अच्छा लगे तो ये भी लिखिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू मिलेंगे, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे भी अन्य वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करूँगा, इसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल हिस्ट्री। जैसे ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी वाले सेक्शंस को कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं कवर कर दूंगा पॉलिटी वाले सेक्शंस, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस और फिर साइंस के तीनों सेक्शंस को कवर करके और एट द एंड में मैं कवर कर दूंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो ये बुक जिसका 1000 पेज हैं, सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लाभ हो। चलिए एंड करते हैं यहीं पे इस वीडियो को। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।